नमस्कार। न्यूज़ क्रांति के ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे नेपाल सेना में जनरल के मानद पद से सम्मानित। पूर्व सैन्य अधिकारियों, जजों व अन्य अधिकारियों ने महबूबा मुफ्ती व फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई की मांग की। भारत ने पाकिस्तान सरकार से करतारपुर गुरुद्वारे की देखरेख का काम वापस सिखों को सौंपने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले में सुनवाई 18 नवंबर तक टली। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास का संकेत दिया। बिहार चुनावों को बताया आखिरी चुनाव। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जीत से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दूर जो बिडेन। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को आज नेपाल की सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया गया। 3 दिन की यात्रा पर नेपाल गए जनरल नरवणे को नेपाल की राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने राजधानी काठमांडू में अपने आधिकारिक निवास शांति निवास में एक समारोह में यह मानद रैंक प्रदान की। उन्हें इस मौके पर नामावली और तलवार भी भेंट की गई। समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, काठमांडू में भारतीय राजदूत विनय एम खात्रा और दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच 7 दशकों से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक देने की परंपरा चली आ रही है। सबसे पहले 1950 में कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा को नेपाल सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया गया था। गत जनवरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाली सेना के प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा को एक समारोह में भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि दी थी। इस समारोह के बाद जनरल नरवणे ने श्रीमती भंडारी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ राजदूत क्वात्रा भी मौजूद रहे। जनरल नरवणे ने उन्हें यह सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इससे पहले सुबह जनरल नरवणे शहीद स्मारक गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्हें नेपाल सेना के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जनरल नरवणे ने वहां के फील्ड अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण व वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए। बाद में उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, प्रशासनिक सेवाओं, सेनाओं, अर्धसैन्य बलों और पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षाविदों व अन्य विशिष्ट सेवाओं से जुड़े पेशेवरों ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती व डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के संविधान व देश के विरोध में बयानों पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। देश के जिम्मेदार नागरिकों के नाम से एक समूह के तहत 267 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि वे चंद निहित स्वार्थों के लिए देश एवं संविधान के बारे में अनुचित प्रलाप करने तथा अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार दुरुपयोग करने के प्रयासों से बहुत व्यथित हैं। ऐसे चरित्र वाले लोग उन देशों की भाषा बोल रहे हैं जो भारत से शत्रुता रखते हैं और उनसे सहयोग लेने की बात करते हैं। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सारी हदें पार कर दी हैं और उन्होंने घोषणा की है कि वह कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज तब तक नहीं फहराएंगी जब तक कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता। इस घोषणा के बाद उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं गरिमा का सीधा सीधा अनादर है जो भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता का सबसे पवित्र प्रतीक है। राष्ट्रीय सम्मान अवमानना निरोधक कानून 1971 में राष्ट्रीय ध्वज एवं संविधान का मौखिक या लिखित रूप से अवमानना करने पर 3 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने की सजा का प्रावधान है। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयानों से जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काया जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। बयान में कहा गया है कि गुपकार गैंग के मुखिया डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को चीन की मदद से दोबारा लागू कराएंगे, लेकिन जब उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए तो वह पलट गए और कहने लगे कि वह देश विरोध की बात ही नहीं कर रहे बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि इन दोनों नेताओं को जम्मू कश्मीर जनसुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। बयान में इन गणमान्य नागरिकों ने कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा भारत की जनता द्वारा चुनी गई पूर्ण बहुमत की सरकार ने समाप्त किया है। इसका विरोध करना संविधान, संसद, भारत की जनता और संविधान के निर्माताओं का विरोध करने के बराबर है। गुपकार गैंग भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा है। कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान के राजनेताओं ने इनके समर्थन में बयान दिए हैं। इससे इनकी देश विरोधी असलियत का पता चल गया है।
देश की जनता ने इनके निहित स्वार्थों को समझ लिया है। इस गैंग को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा और नया भारत आगे बढ़ता जाएगा। भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंध एवं देखरेख का काम एक गैर सिख संस्था को सौंपे जाने के पाकिस्तान के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आज पाकिस्तान सरकार का आह्वान किया और कहा कि सिखों की भावनाओं के विरुद्ध इस मनमाने फैसले को वापस लिया जाए। विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा, हमने उन रिपोर्टों को देखा जिनके अनुसार पाकिस्तान पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंधन एवं देखरेख का काम अल्पसंख्यक सिख समुदाय की संस्था पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से लेकर एक गैर सिख संस्था इक्वेकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हाथों में सौंप रही है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान का यह एकतरफा निर्णय निंदनीय है और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने की संभावना और सिख समुदाय के धार्मिक ख्यालों के विरुद्ध है। ऐसे कदम पाकिस्तानी सरकार और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं कल्याण के लंबे चौड़े दावों की असलियत उजागर करते हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का आह्वान किया कि वह सिख समुदाय के अधिकारों के हनन करने वाले मनमाने फैसले को वापस ले। बयान में कहा गया कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंध संबंधी मामलों का प्रबंध करने का अधिकार सिख समुदाय को है। उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई गुरुवार को जैसे ही शुरू हुई, याचिकाकर्ता ने इस दिशा में सरकार द्वारा कदम उठाए जाने की सराहना की। याचिकाकर्ता ने चक्रवृद्धि ब्याज से छूट के लिए वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का आभार व्यक्त किया। केंद्र की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमण ने खंडपीठ से कहा कि श्री मेहता सेंट्रल विस्टा परियोजना से संबंधित मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं, इसलिए सुनवाई को टाल दिया जाए। इसी बीच बिजली सेक्टर की कंपनियों की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूरा विद्युत सेक्टर समस्याओं से गुजर रहा है, जबकि रिजर्व बैंक ने कहा कि गैर निष्पादित संपत्तियां एनपीए की घोषणा पर प्रतिबंध के कारण उसे बहुत दिक्कत हो रही है। न्यायालय ने कहा कि रिजर्व बैंक इस बिंदु पर अगली सुनवाई को अपना पक्ष रख सकता है। इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी कुछ दलील देते सुने गए, लेकिन तब तक खंडपीठ ने सुनवाई को 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर को वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव और 78 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम गया तथा अब प्रत्याशी जनसंपर्क के माध्यम से वोट जुटाने में लग गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के लिए तीसरे चरण के 78 विधानसभा सीट के साथ 7 नवंबर को मतदान होगा। इस लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2478 मतदान केंद्र पर 9,21,133 पुरुष, 8,06,609 महिलाएं और 95 थर्ड जेंडर समेत 17,27,837 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। श्री सिंह ने बताया कि इन 78 विधानसभा सीट के लिए 110 महिला और 1,094 पुरुष उम्मीदवार समेत 1,204 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। 7 नवंबर को 33,782 मतदान केंद्रों पर 2,35,54,071 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 31, वहीं ढाका, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 9 प्रत्याशी भाग्य आजमाने उतरे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस बार के विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताते हुए जनता से अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की है। नीतीश कुमार ने धमदाहा से जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह के समर्थन में वहां आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जान लीजिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों मतदान होगा, ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला, अब बताइए वोट दीजिएगा ना। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम गया है। आज नीतीश कुमार ने 5 जनसभाओं को संबोधित किया और धमदाहा में उनकी अंतिम रैली थी। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन व उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल की उनकी साथी उम्मीदवार कमला हैरिस जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक हुई मतगणना में बिडेन कड़े मुकाबले के बाद मिशिगन और विस्कॉन्सिन प्रांतों में जीत हासिल करने के बाद 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोटों की ही ज़रूरत है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिडेन नेवादा प्रांत में भी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें उनकी व्हाइट हाउस तक पहुंचने की राह आसान हो सकती है।
हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजे इस सप्ताह के अंत तक आने की उम्मीद है। जो बिडेन मिनीसोटा, न्यू हैम्पशायर और एरिजोना में आगे चल रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा, आइवो, ओहियो, टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में बढ़त बनाए हुए हैं। जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही है और दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अभी 270 के जादुई आंकड़े से दूर हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ ये था आज का ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ। अन्य विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।